हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएस ट्यूटोरियल्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी विटेकर्स के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। वहाँ हम लोगों ने विटेकर्स के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं जाना था। तो आखिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, बांटने के लिए ली, जो कि आज तक रिलायबल है। आज तक हम लोग उनके क्लासिफिकेशन को यूज़ कर रहे हैं, उनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटेकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। विटेकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि मैंने कहा स्टूडेंट्स, इन्होंने 5 किंगडम्स दिए थे। इसके पहले जो सिस्टम था विटेकर्स के पहले, वो था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था स्टूडेंट्स? कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने एक फंजाई ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को जोड़ा इसमें। ठीक है, तो इनका जो 5 किंगडम था वो ऐसे था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एट लास्ट एनिमेलिया। तो स्टूडेंट्स, इनका जो क्लासिफिकेशन था, इनके क्लासिफिकेशन के हेल्प से हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को इन डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा और उनको हम लोग आसानी से कैरेक्टराइज कर पाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो यहाँ बेसिकली मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स थे, अभी देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक तो आप लोगों को 8th क्लास में भी पढ़ाया गया था कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेले ना हो। तो पहले ये जान लेते हैं कि इनका डिफरेंट जो प्रॉपर्टी इन्होंने लिया वो क्या था। तो सबसे पहला इन्होंने जो प्रॉपर्टी लिया वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सेल। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में बांटा। पहला था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड नेक्स्ट यूकैरियोटिक। जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो सेल है उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि बैक्टीरिया के पास क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वो साइटोप्लाज्म के जो उनका जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, जीन्स है, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है, जिसलिए उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनका सेल जो है, उस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलेज हो। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, लाइजोसोम हो गया, गोल्गी apparatus हो गया। आई होप आप लोगों ने 8th क्लास में सेल पढ़ा होगा, तो उसके बारे में वहाँ बताया गया था कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलेज क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेले क्या होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज पहला प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिया। ठीक है, अब इन्होंने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिया था वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि अगर कि कोई ऑर्गेनिजम्स है तो वो कितना कॉम्प्लेक्स है, वो कितने सेल्स से बना हुआ है, या तो वो क्या वो सिंगल सेल से बना हुआ है, या फिर उसके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर उनके पास ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन सारा मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया है। जैसे कि हम लोग का है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, बाकी जितने भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो ये चीज इन्होंने ली। तो इसमें क्या किया इन्होंने? ऑर्गेनिजम्स को यहाँ भी 2 ग्रुप में बांटा। सबसे पहला ग्रुप था जिसको इन्होंने नाम दिया यूनिसेलुलर ग्रुप, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर था मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में कैसे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर, लाइक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो ये सारी चीजें आई यहाँ पे। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या है? ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल यही है, माइकोप्लाज्मा।
ठीक है। और मल्टी सेलुलर में ह्यूमंस आ गए, प्लांट्स आ गए, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स आ गए, तो ये हमारे मल्टी सेलुलर में आ गए। अब इन्होंने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिया, तो इन्होंने उस चीज में यह देखा कि कोई ऑर्गेनिजम्स है तो वो अपना भोजन किस प्रकार ले रहा है, हाउ द ऑर्गेनिजम्स इनटेक देयर फूड, या तो वो अपना भोजन खुद बना करके ले रहा है या फिर दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये चीज इन्होंने देखी। तो इन्होंने क्या लिया नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या लिया स्टूडेंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को भी दो ग्रुप में बांटा, पहला ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफिक, एंड नेक्स्ट वन हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन खुद बनाता है, जैसे कि प्लांट क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और अपने क्लोरोफिल के हेल्प से, उनके पास क्लोरोप्लास्ट सेल में क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, उसके हेल्प से क्या करता है कि सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। क्या करता है, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। वो केमिकल एनर्जी क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है, जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग क्या है दूसरे पे निर्भर करते हैं, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे निर्भर करते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में आ जाएगा प्लांट। बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और केमोट्रॉफिक भी होते हैं। अभी हम लोग मोनेरा की बात करेंगे तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया स्टूडेंट्स कि कैसे इन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स को लिया, प्रॉपर्टी को लिया, तो इनसे क्या सीख मिलती है, जैसे कि इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों सबसे रिलायबल है। तो इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी खूबी है स्टूडेंट्स, जैसे कि इनके क्लासिफिकेशन के हेल्प से हम इनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर पाए, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जान पाए, इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जान पाए। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन को कहते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, जो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, कहीं ना कहीं वो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से जेनरेट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। उनका ओरिजिनेशन कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही था, ठीक है। तो सबसे पहले कहा गया है कि हम लोग चिंपैंजी से आए हैं, ह्यूमंस का चिंपैंजी, ये सबसे मतलब हम लोग का मॉडिफिकेशन हुआ है। तो इवोल्यूशन का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। ये जो डेफिनेशन है इवोल्यूशन का, ये किसने दिया है, हमारे चार्ल्स डार्विन ने दिए हैं, ठीक है। अभी इवोल्यूशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट किंगडम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनेरा के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा क्या है स्टूडेंट्स, मोनेरा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उनके बेसिस के हिसाब से डाला गया है, ठीक है, उनके कैरेक्टर के हिसाब से डाला गया है। तो इसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, तो इसमें ऑर्गेनिजम्स रहेंगे प्रोकैरियोटिक, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट्स हैं, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना है, जिसके पास जो कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेले नहीं है उसके सेल में, तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। और ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मींस, यूनिसेलुलर मतलब वो एक सिंगल सेल से बने हुए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेले नहीं होता है, डोंट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेले, लाइक हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा हो गया गोल्गी अपैरेटस, हमारा हो गया फिर लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम, इनका जो इनके पास सेल वॉल होता है, इनके पास हैव सेल वॉल, बट इनका जो सेल वॉल होता है वो नॉन सेल्यूलोजिक होता है। नॉन सेल्यूलोजिक कहने का मतलब स्टूडेंट्स
कि उनका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से नहीं बना होगा। जैसे कि प्लांट का जो सेल वॉल की बात करें तो उन प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। तो आप लोग कहेंगे कि अगर कि इनका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोजिक नहीं होता है तो आखिरकार इनका सेल वॉल बना किससे होता है? तो इनका जो सेल वॉल बना होता है वो होता है पेप्टिडोग्लाइकन से। क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का या फिर कह सकते हैं पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल है, ठीक है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कि कोई कहे कि हमारा जो बैक्टीरियाज है या फिर जो भी हमारे मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सेल वॉल किससे बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। ये बेसिक मोनेरा के सभी ऑर्गेनिजम्स का नहीं कहेंगे, ये बेसिकली बैक्टीरिया का सेल वॉल इससे बना होता है। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे इनके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। इनके पास अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है लाइक क्रोमोसोम, डीएनए, जीन जो भी है, तो वो जो होता है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। डायरेक्ट कांटेक्ट विथ साइटोप्लाज्म। इसलिए इनके जो जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने जाना। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन इनमें कॉम्प्लेक्स मतलब जो भी फंक्शन एक ऑर्गेनिजम्स को करना चाहिए वो सारे फंक्शन इनमें जो बैक्टीरिया हैं इनके ग्रुप में वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, वो केमो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। सिंपल है लेकिन इनका फंक्शन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हम लोग कुछ देख लेते हैं। मोस्टली तो इसमें बैक्टीरिया ही रहते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। वर्ड से लग रहा है कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल इसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें आएगा एक माइकोप्लाज्मा। कुछ देर पहले मैंने बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। इस सेल को हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये स्मॉलेस्ट सेल है और इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, विदाउट सेल वॉल। ठीक है, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा ज्यादातर डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स हम लोगों ने जान लिया, बैक्टीरिया के बारे में जान लिया, इसका एग्जांपल जाना। तो अब हम लोग शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पे बात चलेगी हमारी। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को देखेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे शेप्स के होते हैं। अभी बात करेंगे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सर्कुलर शेप के भी होते हैं, रॉड शेप के भी होते हैं, कॉमा शेप के भी होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी उनका होता है। तो देख लेते हैं जो सर्कुलर शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको कोकस कहा जाता है। ठीक है, जो सर्कुलर शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कोकस कहा जाता है। जो हमारे रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको बैसिलस कहा जाता है। जो हमारा कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं लाइक कुछ ऐसा, तो इसको विब्रियो बोलते हैं, विब्रियो शेप कहते हैं, विब्रियो शेप की कह सकते हैं। फिर हमारा जो इसको ऐसे टाइप के रहेंगे, ऐसे, इसको स्पाइरुलम कहेंगे। ठीक है, तो जब एक सर्कुलर शेप का बैक्टीरिया या कोई भी शेप का बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाए कुछ इस तरह, मान लीजिए सर्कुलर शेप है तो ये आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं, इसको डिप्लोकोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस।
अगर कि क्या हो, ये जो बैक्टीरिया है वो एक सिंगल चेन में ऐसे करके जुड़ जाए, ऐसे करके जुड़ जाए, तो इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। अगर कि जो बैक्टीरिया है वो क्लस्टर्स ऑफ बैक्टीरिया कॉलोनी बना ले, ठीक है, लाइक कुछ ऐसे 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 मतलब जुड़ जाए, क्लस्टर्स के फॉर्म में जुड़ जाए, तो इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो डिफरेंट शेप्स हम लोगों ने जान लिया। सर्कुलर शेप का होगा तो क्या कहेंगे, रॉड शेप का होगा तो क्या कहेंगे, सर्कुलर शेप का होगा तो हम लोग कोकस कहेंगे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा बैक्टीरिया तो बैसिलस कहेंगे, ये विब्रियो शेप है जिसका कॉमा लाइक स्ट्रक्चर हो, अगर ये थ्रेड लाइक थोड़ा सा हो तो स्पाइरुलम कहेंगे। तो ये सारे बैक्टीरिया ज्यादातर जो हम लोग पढ़ेंगे वो कोकस, सर्कुलर शेप के बैक्टीरिया के बारे में ही जानेंगे। डाइप्लोकोकस क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस क्या होता है, ये मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट कैसे करता है। मैंने कहा था कि जो बैक्टीरिया रहता है वो सिंपल भले ही रहता है, लेकिन उसका जो फंक्शंस रहते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं। दुनिया का हर एक फंक्शन बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजिलम। फ्लैजिलम पार्ट होता है बैक्टीरिया का, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है, भोजन मतलब फूड जो होता है उसको उसके इनटेक में हेल्प करता है। ठीक है, तो फ्लैजिलम, अगर ये बैक्टीरिया मान लीजिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया लिए, ये कुछ फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ये फ्लैजिलम है, ये स्पर्म नहीं समझ लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा उसके टाइप ही है, ये बैक्टीरिया ही है, ऐसे ऐसे इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये इसका सेल वॉल है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लैजिलम, इसको फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला हेल्प करता है क्या चीज में, मूवमेंट में हेल्प करता है और इनटेक ऑफ फूड में हेल्प करता है। ठीक है, तो फ्लैजिलम का अरेंजमेंट देख लेते हैं। ठीक है, अगर कि मान लीजिए एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया के एक सिंगल साइड में एक सिंगल फ्लैजिलम, ठीक है, ऐसे एक फ्लैजिलम है, तो इसको बोलते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि अगर कि कोई बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजिलम है उसको क्या कहेंगे, और वैसा बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजिलम नहीं है उसको क्या कहेंगे। तो बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिलम, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइकस। क्या बोलते हैं, ट्राइकस। और बैक्टीरिया विदाउट हैविंग फ्लैजिलम, विदाउट हैविंग फ्लैजिलम, इसको क्या बोलेंगे, इसको ए ट्राइकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए ट्राइकस। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अरेंजमेंट कैसा रहेगा फ्लैजिलम का। ठीक है, तो अगर कि कोई बैक्टीरिया है और उसका जो फ्लैजिलम है उसके एक साइड में एक सिंगल फ्लैजिलम है, तो सिंगल को क्या बोलते हैं, मोनो, और फ्लैजिलम है तो उसको क्या बोलेंगे, वैसा बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजिलम है, ट्राइकस, तो मोनोट्राइकस। क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। ठीक है, फिर एक बैक्टीरिया है जिसका जो फ्लैजिलम है वो दोनों साइड में है लेकिन सिंगल सिंगल है, तो इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस। अगर कि कोई बैक्टीरिया है जिसके पास एक साइड में क्लस्टर्स ऑफ फ्लैजिलम है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस। अगर कि कोई बैक्टीरिया है जिसके दोनों साइड में क्लस्टर्स ऑफ फ्लैजिलम है, लाइक ऐसे, तो इसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। ठीक है, और अगर कि कोई बैक्टीरिया है जिसका जो फ्लैजिलम है वो क्या है, पूरे में फ्लैजिलम है, पूरे उसके बॉडी में ऐसे 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 चारों तरफ है, तो इसको बोलेंगे पेरीट्राइकस। ठीक है,
पेरिफेरल है, पेरिफेरल मतलब क्या, बाउंड्री पे है पूरा सारा बैक्टीरिया का फ्लैजिलम पाया जाता है, इसको बोलेंगे पेरीट्राइकस। तो आई होप आप लोगों को अरेंजमेंट, फ्लैजिलम का अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम के बारे में, कि जो फ्लैजिलम जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसा अंदर से कैसा है, ठीक है। तो फ्लैजिलम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि 3 पार्ट में बटा होता है। पहला पार्ट को बोलते हैं बेसल बॉडी, दूसरे पार्ट को बोलते हैं हमारा हुक, और तीसरे पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। ये जो बेसल बॉडी होता है वो क्या होता है कि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, ठीक है, एम्बेडेड होता है। और ये हुक जो होता है वो बेसल बॉडी के रिंग्स से अटैच होता है, और इस हुक से एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है। तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ। मान लीजिए ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, और ये जो है रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे, और ये हमारा रॉड है। रॉड और रिंग्स मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा बेसल बॉडी। ये रिंग्स है, ये हमारा रॉड है, और ये दोनों जब मिल जाएगा तो बनेगा बेसल बॉडी, ठीक है। अब इससे हुक एक चौड़ा ऐसे अटैच होता है, ठीक है, इसको हुक बोलते हैं। और ये इस हुक से जो होता है वो फिलामेंट अटैच होता है, और इस फिलामेंट में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको फ्लैजिलिन प्रोटीन बोलते हैं, जो कि कॉइल्ड होता है ऐसे। इस प्रोटीन को बोलते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन। इसी से ये मूवमेंट करता है, ठीक है। ये हुक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो कि किसका है, फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या चीज में हेल्प करता है फिलामेंट, फिलामेंट बोल रहे हैं, फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर है। फ्लैजिलम क्या चीज में हेल्प करता है, तो मूवमेंट में हेल्प करता है और फूड के इंटेक में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन के बारे में, कि बैक्टीरिया रेस्पायर कैसे करता है, ठीक है, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के बारे में। जो बैक्टीरिया होते हैं वो दोनों तरह का रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। वो एरोबिक रेस्पिरेशन को भी फॉलो करते हैं कुछ बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक भी होते हैं, एरोबिक भी होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं जिसमें हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के बिना ये रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है। तो O2 is present in this respiration। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, O2 is absent। इसमें क्या क्या होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं सेल के अंदर, जिसके रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेज क्या होता है, रेस्पिरेशन कोई ऑर्गेनिज्म क्यों करता है, रेस्पिरेशन इसलिए होता है ताकि जो है ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिल सके। जैसे कि हम लोग रेस्पायर करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों को एटीपी की जरूरत होती है, वैसे ही इन लोग को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस करता है, ये ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो ट्यूब पायरुविक एसिड में टूट जाता है, ठीक है। फिर ये इसमें क्रेब्स साइकिल होता है, ये सारा जो एटीपी फॉर्मेशन का ही ये सारा प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होता है, ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लास्ट में एटीपी बनता है, ठीक है। ये जो क्रेब्स साइकिल, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये कहाँ होता है तो पूछेगा। जैसे कि हम लोग में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो बैक्टीरिया के पास ऐसा कौन सा सेल है जो कि ये सब परफॉर्म करता है, तो बैक्टीरिया का इनफोल्ड होता है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्ड होता है जिसको मेसोसोम बोलते हैं। उसमें वो सारे प्रोटीन, वो एंजाइम पाए जाते हैं जो कि ये सारे प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो ये मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, तो इस मेम्ब्रेन का जो इनफोल्ड ऐसे रहेगा कुछ, तो यही इनफोल्ड में इसको मेसोसोम कहते हैं, मेसोसोम। ये मेसोसोम एक्ट करता है किसके तरह, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करता है, किसके तरह, माइटोकॉन्ड्रिया के तरह हेल्प करता है। तो यहां से पता चल रहा है ना कि कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे एनारोबिक। एनारोबिक में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है एनारोबिक में जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन।
इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फैट्स, ये सब है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो क्या होता है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, C2H5OH, फिर एनर्जी में टूट जाता है। तो इसमें रॉ मटेरियल क्या था, फर्मेंटेशन में कार्बोहाइड्रेट टूटा और एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस इसमें आता है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल प्रोटीन रहता है, वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है और वो क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जब प्रोटीन रॉ मटेरियल जब हमारा ये हमारी बात हो रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, रॉ मटेरियल जब हमारा प्रोटीन हो और प्रोटीन से क्या हो कि एनर्जी फॉर्मेशन हो, क्या हो, एनर्जी फॉर्मेशन हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्यूट्रीफैक्शन। क्या बोलते हैं, प्यूट्रीफैक्शन, इसको बोलते हैं प्यूट्रीफैक्शन। और वैसे ही एक प्रोसेस है जिसमें अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक मटेरियल टूट रहा है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डीके। क्या बोलते हैं, डीके बोलते हैं। जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा, टूटेगा और एनर्जी फॉर्मेशन होगा। ये भी बैक्टीरिया फॉलो करता है। तो हम यहाँ से देख लिए बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में कि वो भोजन किस तरह से लेता है। ठीक है, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है कि अपना भोजन खुद बनाए, वैसा बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उसका एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबिना। तो वो सारे भोजन उस क्या होता है कि उसमें एक सेल होता है हिटेरोसिस। ठीक है, वो क्या करता है कि हेल्प करता है कैची में, हिटेरोसिस तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, वो अलग चीज है। इसके पास एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि हेल्प, जैसे बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए एक टाइप है क्लोरोफिल का, फिर बैक्टीरियल विरिडिक। तो ये सब क्या करता है कि हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में, और उस ट्रैपिंग एनर्जी से, सोलर एनर्जी से क्या होता है कि ये एनर्जी फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, एनर्जी फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसको फूड की तरह ले लेते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या कर होता है कि जो वैसे बैक्टीरिया जो सनलाइट से क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, तो वो फोटो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। फोटो मतलब सनलाइट। ठीक है, अब केमोसिंथेटिक में क्या होता है कि केमिकल से एनर्जी लेते हैं और वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा कि सनलाइट लेंगे, और केमोसिंथेटिक में जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में तोड़ देते हैं, उससे एनर्जी लेकर के अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये, लेकिन यहाँ पर जो फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो। जैसे कि प्लांट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिया, सनलाइट आया, क्लोरोफिल के हेल्प से उसने ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बनाया। यहाँ पर क्या होता है, इस बैक्टीरिया के केस में जो ऑक्सीजन फॉर्मेशन नहीं होता, वो ए ऑक्सीजेनिक न्यूट्रिशन होता है, ए ऑक्सीजेनिक होता है वो फोटोसिंथेसिस। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर हमारा वाटर लिया, यहाँ वाटर नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे जो होता है वो H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टीरिया के केस में, और इससे ये बना लेता है क्या, C6H12O6 हमारा ग्लूकोज जो कि भोजन के रूप में हुआ, और बना लेता है क्या, हमारा सल्फर। ठीक है, सल्फर बना लेता है, तो ये ए ऑक्सीजेनिक हो गया। ठीक है, तो अब कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस में जरूरी है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, तो आप बोलिए क्या कि ये डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस किस में हो रहा है। या अगर कि वो बैक्टीरिया में होगा तो वो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होगा और ये बना लेगा क्या, सल्फर बना लेगा। और यही अगर वाटर होता तो यहाँ ऑक्सीजन रेड्यूस होकर वाटर क्या बनता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक में बैक्टीरिया सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, बैक्टीरिया सिम्बायोटिक भी होते हैं, सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉफिक जिसमें वो भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जितना भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। सिम्बायोटिक एक थोड़ा सा देख लेते हैं।
जैसे कि जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये सिम्बायोटिक क्या, जिसमें मतलब बैक्टीरिया दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, दूसरे पे डिपेंड है किस चीज के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने फूड के लिए। जैसे कि राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट से अपना शेल्टर और फूड लेता है। लेग्यूमिनस सीरियल ये सब का प्लांट हुआ, LEGIMINOUS, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में, ठीक है, फूड और शेल्टर के लिए उस पर डिपेंड करता है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख लिया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख लिया। तो बैक्टीरिया का ओवरऑल हम लोगों ने डिफरेंट कैरेक्टर के बारे में जान लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे सेकंड किंगडम के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है क्या, प्रोटिस्टा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज, मेरा जो भी आज हमने पढ़ाया। और अगर कि आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि कौन सा सेक्शन में आपको दिक्कत हुआ है। मैं आपका हेल्प पूरी तरह से करूंगा। धन्यवाद।